అందరికీ నమస్కారం. నేను ప్రసాద్ రైతు నేస్తం నుంచి. వ్యవసాయంలో అనేక సమస్యలు ఉన్నవి. వాటికి పరిష్కారంగా చాలా వచ్చిన మెథడ్స్. అందులో మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోయే దాని గురించి మల్టీ లేయర్ ఫార్మింగ్. దీని గురించి ఇంట్రడక్షన్ కొంచెం ఇద్దాము. 36x36 అని, ఇంటర్ క్రాపింగ్ అని, మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ అని, ఇలా చాలా రకాలు వచ్చినవి. సో వీటికి అనుసంధానంగా లేదా వీటికి డిఫరెంట్గా ఉండేది ఒక మల్టీ లేయర్ ఫార్మింగ్ అంటే బహుళంచెల విధానం. ఈ విధానం గురించి గత 12 సంవత్సరాల నుంచి రీసెర్చ్ చేసి అనేక ప్రాంతాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేసి విజయవంతంగా పంట దిగుబడి చూసి రైతుల దగ్గర నుంచి కానీ మన ఔత్సాహికుల దగ్గర నుంచి కానీ మంచి ప్రశంసలు పొందుతున్న ఆకాష్ రాజశేఖర్ గారు మన దగ్గరకు వచ్చారు. వీరు వచ్చేసేసి గత 12 సంవత్సరాలుగా ఇదే లైన్లో ఉన్నారు. వీరి కృషిని గుర్తించి అనేక అవార్డులు రివార్డులు వీరిని వివరించినవి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా వీరిని ప్రశంసించడం జరిగింది. సో ఈరోజు మన ఆకాష్ రాజశేఖర్ గారితో ఉన్నాము. వారిని కలిసి దీని వివరాలు తెలుసుకున్నాం. So good morning, sir. हाँ जी, गुड मॉर्निंग. This is Prasad from Raitu Nestam. हाँ जी. So kindly explain how you enter in this field. What is your background? बेसिकली हम मेडिकल लाइन में जाना चाहते थे. सो बचपन से ड्रीम था डॉक्टर बन के लोगों का हेल्थ को ठीक करना. बट हेल्थ सेक्टर में जब भी तो देखा तो लगातार हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ रहा है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बीमारी या डिसीज़ कंटिन्यूसली बढ़ रहा है एंड डॉक्टर्स का नंबर्स भी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है. सो ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है. तो हमारे मन में एक आइडिया आया कि अगर हम डॉक्टर बनेंगे तो लोगों का बीमारी को काम कर पाएंगे, बीमारी को ठीक कर पाएंगे, डिसीज़ को ठीक कर पाएंगे. बट अगर अच्छा हम डाइट देते हैं तो शायद बीमारी के कारण को ठीक कर पाएंगे. सो मेडिकल लाइन में जाने का जो ड्रीम था उसको छोड़कर और फिर मैंने फार्मिंग को सिलेक्ट किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बीमारी को ठीक करने से ज़्यादा बेटर है बीमारी के कारण को ठीक करना, उसके रीज़न्स को ठीक करना. और बीमारी का कारण है खान पान. हम अपनी दैनिक जीवन में जो है ना जो खान पान यूज़ कर रहे हैं उसमें काफ़ी मिलावट है. हम अपनी गुणवत्ता को और काफ़ी पॉइजनस फूड्स हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी डिसीज़ का सामना करना पड़ता है. सो अगर हम केमिकल फ्री फूड और एक सात्विक फूड अपनी बॉडी को देंगे तो शायद हम बीमारी को होने नहीं देंगे एंड बीमारी को होने के पहले हम उसको क्योर कर लेंगे. सो फाइनली मैंने डिसीज़न लिया कि अभी मैं मेडिकल में ना जाके तो अच्छा हेल्थी फूड लोगों को खिला के तो फार्मिंग करूँगा और फार्मिंग करके लोगों को एक केमिकल फ्री फूड खिलाने के लिए काम करूँगा. किधर के रहने वाला आप? जी, मैं मध्य प्रदेश सागर का हूँ. डिस्ट्रिक्ट सागर मध्य प्रदेश में तिली एक कस्बा है, गांव है. मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और 19 की एज में मैंने इस काम को शुरू किया था. जब मैं मेडिकल का पढ़ाई कर रहा था, इंटर के जस्ट बाद से ही मैंने इस काम की शुरुआत की थी. What is the main concept of this? बेसिकली लेयर फार्मिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इसको कम अगर हम वर्ड्स में समझने की कोशिश करें, सो जैसे हम शहर में सिटीज़ में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत कम जगह में ज़्यादा लोगों को रहने के लिए एक के ऊपर एक फ्लैट अरेंजमेंट करते हैं. ठीक उसी तरह से हमारे पास ज़मीन नहीं थी, लैंड एरिया हमारे पास नहीं था, तो कैसे कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है, उस कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने काम किया. एंड 2014 में इसका एक इनोवेशन किया जिसमें हम एक साथ एक ही सेम लैंड स्पेस में सेम टाइम में 4 क्रॉप का सेटिंग करते हैं. सो नंबर 1 सबसे पहले नंबर एक ग्राउंड फ्लोर क्रॉप को देते हैं, रूट क्रॉप सेटिंग करते हैं. फिर सरफेस पर हम लीफी क्रॉप का सेटिंग करते हैं एंड फिर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. बेसिकली एक वातानुकूलित पौधों को उगने के लिए घर बनाते हैं. सो उस स्ट्रक्चर के ऊपर हम क्रीपर्स क्रॉप का सेटिंग करते हैं एंड अगेन हम एक फ्रूट क्रॉप का सेटिंग करते हैं. सो बेसिकली सेम टाइम में सेम वाटर में सेम टाइमिंग में लैंड स्पेस कम में सेम फर्टिलाइज़र में सेम कंडीशन में आप 4 क्रॉप का एक साथ में प्रोडक्शन करते हैं. सो बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट क्रॉप्स के लिए होता है एंड 4 क्रॉप्स आपको रिटर्न्स के रूप में मिलती हैं. Already our farmers, since they are doing some methods, failure like that.
Yeah. What is the difference between both? बेसिकली जो हम ओपन फार्मिंग में मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, सो हम सिंगल क्रॉपिंग उगाते हैं। सो बेसिकली मिट्टी के पास तो बहुत सारा स्किल्ड होता है, मिट्टी के पास तो शुगर केन उगाने का भी स्किल्ड होता है, मिट्टी के पास जो है बनाना उगाने का भी होता है, मस्टर्ड उगाने का भी होता है। सो मोर क्रॉप मतलब एक अगर हम फील्ड को किसी एक क्रॉप के लिए एंगेज करते हैं, सो हम केवल एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन ले पाते हैं। मतलब मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे केवल एक टाइप का हम वर्क निकाल पाते हैं। लेकिन अगर हम सेम टाइम में अगर 2-3 क्रॉप का अगर सेटिंग करते हैं, सो बेसिकली वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर पाते हैं। सो हम उसी फील्ड से तो मस्टर्ड भी उगा सकते हैं, उसी फील्ड से हम बनाना भी उगा सकते हैं, लाइक दैट। तो इस तरह से जो नॉर्मल फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती है उसमें लैंड एरिया ज़्यादा चाहिए पड़ता है, पानी का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, सीड्स हमें अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग लेना पड़ता है, एंड लैंड को हमें 3 से 4 गुना लेना पड़ता है, वक्त हमें 3 से 4 गुना लगाना पड़ता है, सारे एफर्ट्स हमें 3 से 4 गुना लगाने पड़ते हैं। जबकि ये मॉडल के अंदर तो हमें एफर्ट्स केवल एक ही क्रॉप्स का लगाना पड़ता है और 4 टाइम तो हमारा प्रोडक्टिविटी क्वालिटी फूड के साथ में होता है। वो तो सही बात है, लेकिन हम हमारा फार्मर्स क्या है 10 साल से 5 लेयर मॉडल ऐसा बना रहे हैं। इसमें क्या रहता है ना 50x50 और 36x36 गैप्स में जी। 5 लेयर का था जी बड़ा प्लांट्स आता कोकोनट जी में। या बीच में और जी दूसरा जी 3-4 साल में वो जी, डाला था जी। और ऐसा 5 लेयर्स आता। ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट 5 लेयर एंड दिस वन? बेसिकली देखिए हम उसमें ऑर्चर्ड में काम कर रहे हैं, और ऑर्चर्ड में जैसे हमारा फॉरेस्ट में ऑलरेडी वर्क होता है, फॉरेस्ट में हमारे बड़े ट्रीज़ होते हैं, फिर उनके नीचे मिडिल साइज़ का ट्रीज़ होता है एंड स्मॉल साइज़ का ट्रीज़ होता है। सो ये मॉडल उस ऑर्चर्ड मॉडल से थोड़ा डिफरेंट है। बेसिकली इसमें हम वेजिटेबल्स का सेटिंग करते हैं। सो वेजिटेबल्स में हम 4 स्टेप्स में क्रॉप्स को उगा पाते हैं। सो वहाँ पर हम फ्रूट ऑर्चर्ड 4 स्टेप में कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेजिटेबल 4 to 5 स्टेप्स में कर रहे हैं। सो ये मॉडल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फार्मिंग के लिए है। सो बेसिकली ये इसमें आप सभी तरह का तो वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। जितना भी हम अभी वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, लाइक लीफी वेजिटेबल्स, ग्राउंड वेजिटेबल्स, रूट वेजिटेबल्स, क्रीपर्स वेजिटेबल्स एंड एक तो कोई फ्रूट्स क्रॉप। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ये मिक्स मॉडल है। सो इसमें रेंज है, काफ़ी वेजिटेबल्स आप इसमें उगा सकते हैं। फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड? सो मिनिमम एरिया बेसिकली एज़ पर कंडीशन, अगर फार्मर के पास 5000 स्क्वायर फीट भी अगर लैंड है, सो मिनिमम 5000 स्क्वायर फीट लैंड से भी वो 10,000 पर मंथ का एक रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर सकता है। सो मिनिमम लैंड एरिया अगर 5000 स्क्वायर फीट है तो इज़ गुड, बट इसे आप लार्ज स्केल में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैंड है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, सो आप इसे 2 to 3 एकड़ में भी आराम से हैंडल कर सकते हैं। Okay, farmer is not having 5,000 square feet. He is Yeah. having only around 2,500, 3,000 square feet. राइट। Can he go for this? या इसमें आप 1000 स्क्वायर फीट में भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास शहर में अर्बन एरिया में 1000 स्क्वायर फीट का भी अगर लैंड है, तो उस लैंड स्पेस में भी आप कम से कम 2 से 3 फैमिलीज़ के लिए, मतलब 10 से 15 लोगों के लिए, 10 to 15 पर्सनस के लिए एवरी डे अपना वेजिटेबल का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। Okay, if you take one farmer is having around 3,000 square feet, explain how he has to start. He is having only 3,000 square feet. या आप इस मॉडल को 3000 स्क्वायर फीट से शुरू करते हैं, तो गुड टाइम इसका स्टार्ट करने का होता है मंथ ऑफ फरवरी। एंड अगर आप मंथ ऑफ फरवरी से अगर स्टार्ट करते हैं तो 4 and 5 क्रॉपिंग का सेटिंग एक साथ में कर सकते हैं। एंड फिर अगर आप अदर एनी मंथ स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको 3 क्रॉप्स, आपको 2 क्रॉप्स पे जाना पड़ेगा। सो मिनिमम एरिया आप 1000 स्क्वायर फीट से भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। This is the month of May. We have taken here around 3,000 square feet, 50 into 60. या अब In this, what we are going to do? अभी 3000 स्क्वायर फीट में अगर हम शुरू करते हैं और मंथ ऑफ मई में है, सो एक क्रॉप हम सेटिंग कर सकते हैं रूट क्रॉप का, ग्राउंड क्रॉप का, जिसमें हम टर्मरिक उगा सकते हैं, जिंजर उगा सकते हैं, एंड और भी रूट क्रॉप है काफ़ी सारा, वो रूट क्रॉप का एक सेटिंग कर सकते हैं। फिर एक हम इसमें क्रीपर्स क्रॉप का सेटिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली बिटर गार्ड हो गया, बहुत सारा रूट क्रॉप है हमारा इसमें। हम मक्समिलन भी इसमें लगा सकते हैं, वाटरमेलन भी लगा सकते हैं,
हैं। सो ये हमारा एक रूट क्रॉप क्रीपर्स क्रॉप होगा। एंड एक इसमें हम फ्रूट क्रॉपिंग का सभी सेटिंग कर सकते हैं, ड्रमस्टिक लगा सकते हैं, पपाया लगा सकते हैं। सो दिस मंथ ओनली 3 क्रॉप्स कॉम्बिनेशंस, एक रूट क्रॉप, एक क्रीपर्स क्रॉप, एक फ्रूट्स क्रॉप। When he can go for another 2-3 crops? अगर आपको और दूसरी क्रॉप्स में जाना है तो बेसिकली आपको मंथ का सेटिंग चेंज करना होगा। सो आप मंथ ऑफ फरवरी से शुरू करेंगे तो 4 to 5 क्रॉप्स एक साथ में लगा सकते हैं, और अगर आप अप्रैल में भी शुरू करेंगे तो 4 to 5 क्रॉप्स का लगा सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, जब हम क्रॉप के कॉम्बिनेशंस लगाते हैं तो हमें सनलाइट का थोड़ा सा मेज़रमेंट करना पड़ता है कि एवरी क्रॉप पर्टिकुलर सनलाइट हर एक क्रॉप को वो प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर हम मंथ ऑफ जुलाई में या जून में या तो मई में अगर हम 4 to 5 क्रॉप का सेटिंग करेंगे, सो कमिंग सीजन मानसून, सो बेसिकली सनलाइट हमारे पर्टिकुलर हर एक क्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। सो 4 क्रॉप को होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। सो गुड टाइम इज़ फरवरी एंड एनी टाइम स्टार्टिंग दिस मॉडल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ में। Can you explain the structure? How Yeah. the farmer has to prepare? या बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हम अपने लिए एक एयर कंडीशनर रूम का सेटिंग करते हैं, अपना घर बनाते हैं, और अपने घर में हम हर एक सुविधा का ध्यान रखते हैं और ख़ासकर अपने कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें अपनी बॉडी से भी एक आउटपुट लेना होता है। तो अगर हम एक कंफर्ट जोन में अपने आप को रखते हैं सो हम अपनी बॉडी से एक अच्छा आउटपुट ले पाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम वेजिटेबल में जाएँ तो वेजिटेबल में वेदर का एक इफ़ेक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज होने से तो पड़ता है। सो एक हम पौधों को एक अनुकूलित वातावरण बनाते हैं कि एयर कंडीशंस बनाते हैं। सो बेसिकली उसमें हम सारी सस्टेन तरीके से इसको डिज़ाइन करते हैं, और जो फार्मर के पास कैपेबल हो, रीच में हो, अप्रोच में हो, उन सारे मटेरियल्स को लेकर तो एक वार्तक अनुकूलित एक सेमी एयर कंडीशनर शेड का हम इसमें प्रिपरेशन करते हैं। सो बेसिकली इसमें हम बैम्बू यूज़ कर सकते हैं या एनी टाइप्स ऑफ वुड इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम 5 to 6 की सेटिंग पे 5 by 6 फीट के डिस्टेंस पर इनका पोलिंग करते हैं। सो जो भी आपका एरिया हो वो एरिया के हिसाब से हम 5 to 6 फीट के अंतर से तो सारा पोलिंग करते हैं। पोलिंग करने के बाद हम इस पर सारे बैम्बुओं को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए सारा ये जाला बुनते हैं, वायर का जाला बुनते हैं, और वायर का जाला बुनने के बाद इसमें हम कोई भी हमारा जो वीड्स होते हैं, बेसिकली जो हमारे किसी भी क्रॉप का स्ट्रॉ भी हो सकता है वो, या एनी क्रॉप्स लाइक दैट ग्रास होती है बहुत सारी, वो ग्रास भी हो सकती हैं। सो कोई भी हम ग्रास को ऊपर से तो शेडिंग कर सकते हैं, और शेडिंग करने के बाद क्या होता है, हम उस ग्रास को इतना प्रॉपरली डालते हैं कि वो 50% जो सनलाइट है उसको ब्रेक कर दे और 50% एक शैडो का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे, ताकि हम ज़्यादा हीट में भी इस क्रॉप्स को उगा सकें। और फिर हम ये चारों तरफ से, तो जैसे हम अपनी घर की दीवार बनाते हैं, सो बेसिकली हम पूरा चारों तरफ से तो क्लॉथ से, कपड़े से या तो ग्रीन नेट से तो चारों तरफ से इसको कवर अप कर देते हैं। सो इससे क्या होता है कि जो विंड के प्रेशर्स होते हैं, या हॉट एयर का जो इफ़ेक्ट होता है, या तो कूल एयर का जो इफ़ेक्ट होता है, या हैवी विंड प्रेशर्स होते हैं, वो सारा हमारी क्रॉप्स को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। एंड बाहर के जो इंसेक्ट होते हैं, काफ़ी ऐसे प्रैक्टिसेस में होता है कि आपका सामने में तो कोई केमिकल फार्मिंग हो रहा है एंड उसका पेस्टिसाइड यूज़ करने से तो वो इंसेक्ट जो है ना आपके फील्ड में आके आ जाते हैं। सो अगर हम चारों तरफ से इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, पर्दा लगा देते हैं क्लॉथ का या तो ग्रीन नेट का, सो बाहर के इंसेक्ट आपके फील्ड में नहीं आते हैं। सो इंसेक्ट का एक प्रोटेक्शन हो जाता है, और फिर उसके बाद ये पूरा एक एयर कंडीशनल घर बन जाता है, और इस घर के अंदर फिर आप ज़मीन पे एक रूट क्रॉप को सेटिंग करते हैं, एक लीफी को सेटिंग करते हैं, एक क्रीपर्स को सेटिंग करते हैं, और एक फ्रूट क्रॉप को सेटिंग करते हैं। सो बेसिकली पौधों को उगने के लिए अलग अलग स्पेस भी रेडी हो जाता है, एंड एक कंफर्ट जोन भी तैयार होता है, जिस कंफर्ट जोन के अंदर हैवी आइस गिरने पे भी वर्क होता है, और हैवी रेन आने पे भी वर्क होता है, हैवी हॉट एयर आने पे भी वर्क होता है, एंड क्लाइमेट के किसी भी चेंजेस में तो हमारा क्रॉप्स को कोई डैमेजिंग नहीं होता, एंड बहुत हेल्दी तरीके से तो इसमें फिर क्रॉप्स उगता है। हम स्ट्रक्चर के लिए ये ले लिया ना।
या कितने लंबा चाहिए और ये वायर भी ले लिया ना, वायर का या जी specification जो- बेसिकली ये जो हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसमें मटेरियल यूज़ करते हैं, सो बेसिकली बैम्बू यूज़ करते हैं एंड आप कोई भी अदर वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसका जो थिकनेस है वो 1.5 इंच के आसपास तक होना चाहिए विर्थ इसका, और लेंथ इसका 11 फीट हाइट होना चाहिए, और अंदर से तो ठोस होना चाहिए, मतलब सॉलिड होना चाहिए। ये एक मटेरियल का एक मेज़रमेंट है। और फिर उसके बाद हमें चारों तरफ से तो बैम्बू का बॉर्डर कंप्लीट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा लेंथ का बैम्बू चाहिए होता है। सो नॉट 11 फीट, मैक्सिमम लेंथ 20 फीट, 25 फीट एंड 30 फीट। सो मैक्सिमम लेंथ का बैम्बू हम लेंगे और उसका भी विर्थ 1.1 to 1.5 इंच तक लेंगे, और अंदर से तो एकदम सॉलिड होना चाहिए। सॉइल में हाउ मच डेप्थ इट हैज टू, हाँ, या डेप्थ थोड़ा डिफरेंट हम कर सकते हैं। कॉमनली 1.5 फीट इज़ कॉमन, बट सॉइल कंडीशंस अगर सैंडी सॉइल है तो हम 2 फीट तक डेप्थ लेंगे, और अगर ब्लैक कॉटन और दोमट सॉइल है सो हम इसमें 1.5 फीट तक इसका डेप्थ लेंगे। और नीचे हम जो है ना हमेशा जो भी वुड का इस्तेमाल करेंगे हल्का सा पेंट करके, चारकोल से या तो जो हमारा मूवेबल ऑयल होता है उससे, या तो फिर जो प्लाईवुड ऑयल होता है उससे भी हम पेंट करके तो ज़मीन के अंदर इसको डालेंगे ताकि इसका स्ट्रेंथ लंबे समय तक रहे। इसमें जो हम वायर इस्तेमाल करते हैं, सो बेसिकली 2 टाइप का वायर, 2 टाइप्स का वायर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, एक 16 गेज का, एक 20 गेज का। 16 गेज का वायर का रोल होता है ये सारे लाइन के बैम्बुओं को आपस में कनेक्ट करने का, और 20 गेज के वायर का रोल होता है जाला बुनने का। सब बेसिकली हम हाफ इंच के अंतर से, हाफ फीट के अंतर से ये जाला बुन देते हैं, और इस जाले के ऊपर तो फिर हम कोई भी तो वीड ग्रास इसके ऊपर डालते हैं ताकि 50% तो फिल्टर होके हमारा सनलाइट आए और एक अच्छा क्लाइमेट बन सके। So now we are in 50 into 60 model. या Okay. How many bamboo sticks we needed? Just 50 into 60. This bit. इसमें 130 हमने पोल यूज़ किए हुए हैं। सो आपको 5 to 6 फीट के डिस्टेंस पे लगाना है। सो अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का कैलकुलेशन करते तो डिवाइडेड इनटू 30 आपका बैम्बू का कैलकुलेशन निकल के आता। सो इस मॉडल में हमने 130 पोल से यूज़ किए हुए हैं। And what are the intercrops can we do? हाँ, इसके अंदर आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, पर अगर हम ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेसिकली, सो इंटरक्रॉपिंग की आपको ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको इंटरक्रॉपिंग करना है तो ओपन फील्ड में आप कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप इसमें बहुत ही डेंसिटी में वेजिटेबल को सेटिंग करते हैं, मतलब जस्ट लाइक ए किराना स्टोर। सो दिस मॉडल इज़ किराना स्टोर। सो बेसिकली आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्पेस का यूज़ करते हैं, और इंटरक्रॉपिंग में ओनली 2 क्रॉप्स आप उगा सकते हैं। दिस मॉडल के अंदर तो आप 4 to 5 टाइप का क्रॉप्स उगा सकते हैं। सो इंटरक्रॉपिंग इज़ डिफरेंट एंड मल्टी लेयर इज़ डिफरेंट। Okay. In this multi-layer, what are the crops we can grow? या अभी हम लोग यहाँ पर 3 क्रॉप्स का सेटिंग करने वाले हैं। सो एक ग्राउंड क्रॉप लेने वाले हैं, एक हम यहाँ पर क्रीपर्स क्रॉप लेने वाले हैं, और एक हम पपाया क्रॉप्स का ड्रामेस्टिक या तो पपाया लेने वाले हैं। What are the ground crops can we grow? या इसमें हम टर्मरिक और जिंजर 2 टाइप्स का क्रॉप लेंगे एज़ पर रिक्वायरमेंट। अगर आपको लगता है कि हमें कमर्शियली किसी एक क्रॉप को ही लेके आगे बढ़ना है, सो आप ऑल फील्ड मतलब टोटल फील्ड पे तो आप टर्मरिक भी लगा सकते हैं या जिंजर भी लगा सकते हैं। बट अगर आपका होम डिलीवरी पैटर्न है या तो आप किसी इस तरह के अर्बन एरिया में हैं और मार्केटिंग आप अपने फार्म से वेजिटेबल्स का कर रहे हैं, तो रेंज आप बढ़ाइए। सो मैक्सिमम रूट क्रॉप को सेटिंग करिए अलग अलग बेड्स में। सो फॉर एग्जांपल दिस मॉडल 72 फीट बाई 65 फीट। सो इस मॉडल में हमारा लगभग 14 के आसपास तो बेड बन रहे हैं। सो हम एवरी बेड 4 क्रॉप का सेटिंग कर सकते हैं, मतलब 14 into 4 क्रॉप। सो हम बहुत सारा वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन इसमें सेटिंग कर सकते हैं। Other than turmeric and ginger, can we go for onion or या garlic? कंडीशन एज पर टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। सो अनियन भी लगा सकते हैं, पोटैटो भी लगा सकते हैं, और भी बहुत सारा रूट क्रॉप है, वो सारा आप गार्लिक भी इसमें सेटिंग कर सकते हैं। सो एनी रूट क्रॉप आप सेटिंग कर सकते हैं, डिपेंड ऑन क्लाइमेट एंड सीजन।
Okay, that's okay. Root Yeah. crops are okay. What जी। about the leafy vegetables? What are the leafy vegetables? लीफी वेजिटेबल एवरी टाइम सेटिंग कर सकते हैं, और लीफी वेजिटेबल बेसिकली हम सेटिंग इसलिए करते हैं कि हमारे वीड्स ना आए। लीफी वेजिटेबल बेसिकली हाईली फास्टली ग्रो होते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड क्रॉप होती है और बहुत जल्दी तो ग्रो करते हैं ये। सो इसको हम एक मल्चिंग के रूप में, ग्रीन मल्चिंग के रूप में यूज़ करते हैं। सो अदर फील्ड में बेसिकली हम फार्मर क्या करते हैं, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग के मॉडल में हमें आच्छादन करना पड़ता है या तो मल्चिंग के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो इस मॉडल में हम ना तो प्लास्टिक या तो आच्छादन नहीं करते, हम लीफी वेजिटेबल का यूज़ करते हैं, और ये लीफी वेजिटेबल पूरा ग्राउंड का जो सरफेस है वो काफ़ी कम समय में तो पूरा कवर कर लेता है। सो मल्चिंग का भी काम होता है, इवापोरेशन को रोकने में भी हेल्प करता है, और साथ ही हमारी इनकम को रनिंग में लाने के लिए भी वो हेल्प करता है। सो तीनों चारों पर्पस से तो काफ़ी अच्छा होता है। सो हम मल्चिंग के रूप में, ग्रीन मल्चिंग के रूप में लीफी वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं। But if you take some leafy vegetables like coriander, but it will take more than 10 days to germinate. या सो बेसिकली अगर आपको वीड्स को कंट्रोल करना है तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए आपको ऑफ सीजन क्रॉप का सेटिंग करना पड़ेगा। अगर आप मंथ ऑफ जुलाई के मंथ में अगर आप कोरिएंडर लगाते हैं, सो डेफिनेटली कोरिएंडर को 10 डेज़ का वक्त लगेगा ऊपर आने में, उसके पहले वीड्स और फास्टली ग्रो कर जाएंगे। सो आपको चाहिए कि आप मंथ ऑफ जुलाई में नहीं, आप मंथ ऑफ फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, ये मंथ में आप ये क्रॉप का सेटिंग कीजिए। सो अगर बिफोर रेनी सीजन अगर आप लीफी का सेटिंग करते हैं तो कोरिएंडर करें या एनी टाइप्स ऑफ एमेरंथस करें, पालक करें, या तो मेथी का जो साग होता है वो करें, इसमें तो आपको फिर वीड्स नहीं आएंगे। Okay. What about the fruit plants? या फ्रूट प्लांट बेसिकली इसमें एनी टाइप्स ऑफ फ्रूट प्लांट्स, बट थोड़ा मैनेजमेंट कठिन होता है। सो पपाया इज़ वेरी गुड क्योंकि वो स्टेट स्ट्रक्चर के ऊपर निकल जाता है एंड हार्वेस्टिंग इज़ वेरी इजी। एंड पपाया का जो सेटिंग है वो हम नर्सरी करके ही तो ट्रांसप्लांट करते हैं, डायरेक्टली सेम टाइम में तो पपाया ग्रो नहीं करते, बिकॉज उसका लीफ जो है ना काफ़ी बड़ा साइज़ का होता है एंड कम्प्लीटली शेडो पैरेलली अगर हम लगाएंगे तो करता है। सो उसको हम क्या करते हैं, पहले से तो नर्सरी तैयार कर लेते हैं एंड अगेन जब हमारा सारा क्रॉपिंग का सेटिंग हो जाता है, सारा क्रॉप ग्रो हो जाता है एंड अगेन हम मंथ या तो 2 मंथ के बाद में उसको सेटिंग करते हैं। एंड 15 बाई 15 फीट के अंतर से तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम पपाया या तो एनी फ्रूट क्रॉप का सेटिंग करते हैं। If you take papaya, या okay, if you put papaya here, how it will grow? There may be some Yeah. hurdle is there. या It cannot. या बेसिकली क्या होता है कि जब पपाया आप इस फील्ड पे लगाएंगे सो ये ग्रो करेगा एंड स्ट्रक्चर तक आते आते आपको ऐसे जनरल हमको लगता है कि ये स्ट्रक्चर को कैसे निकाल पाएगा, क्योंकि ये आपका पूरा वायरिंग का पूरा ये है। सो पपाया बेसिकली क्या होता है, प्लांट्स जो है, जितना भी प्लांट्स होता है ये हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं बेसिकली। सो जैसे ही ये यहाँ पर टच होते हैं, प्लांट्स अपना सारा लीफ को सिंक्रोनाइज कर लेता है और कंप्लीटली इसके ऊपर निकल के तो वापस से अपने लीव्स को फैला लेता है। सो एवरी प्लांट, आप कोई भी प्लांट्स को देखेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में हमने देखा है प्लांट्स जो है ना अपना रास्ता बनाते हुए आराम से निकल जाते हैं। सो इस मॉडल में पपाया ग्रो करेगा, चीकू ग्रो करेगा, गुआवा ग्रो करेगा, ड्रमस्टिक ग्रो करेगा एंड कोई भी प्लांट्स आपके स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करेगा और स्ट्रक्चर की वजह से तो वो ऊपर नहीं निकल पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लांट्स ऑटोमेटिकली अपना स्पेस तैयार करके निकल जाते हैं और वो आपके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय भी नहीं करते। No need to do anything. It will grow. नो कोई प्रॉब्लम नहीं। Is it sure? या Okay. 100%। What about the yield? Papaya, as per my knowledge, you will get papaya just 2 to 3 feet height only will get fruit. या बेसिकली इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जब आपका शेडिंग होता है सो वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ा फास्ट होती है। सो बेसिकली पपाया नॉर्मल कंडीशन में अगर हम ओपन फील्ड में लगाते हैं सो 2 फीट 3 फीट में उसका फ्रूटिंग सेटिंग आने लग जाता है। बस इस मॉडल में पपाया लगाने के बाद तो ऊपर से तो क्रीपर्स है, सो उसको एक कंफर्ट जोन मिल रहा है। सो बेसिकली वो ग्रोथ करेगा और जब तक स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं जाएगा तब तक फ्रूटिंग का सेटिंग नहीं करेगा। सो फ्रूटिंग का सेटिंग आपको यहाँ से 4 to 5 फीट के बाद ही आपको फ्रूटिंग का इसमें सेटिंग मिलता है। सो नो प्रॉब्लम। आप मंथ ऑफ अगर फरवरी में नर्सरी करते हैं और इसको अप्रैल के मंथ में अगर आप कल्टीवेट कर देते हैं सो सितंबर से तो आपका फ्रूटिंग इसमें स्टार्ट हो जाता है। So structure से ऊपर आता fruiting. या So
व्हाट अबाउट द हार्वेस्टिंग? बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। सो जैसे आपने देखा होगा, हम जो आयरन का एक पतला सा शीट होता है, आयरन की पतली शीट को हम इसको ऐसे फोल्डिंग करके तो ऐसे कर देते हैं, और उसका जो फोल्डिंग है वो नीचे छोटा सा एक होल कर देते हैं। उस होल में तो बैम्बू लगा देते हैं और बैम्बू को कील से उसको फिक्स कर देते हैं। सो बेसिकली ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। एंड आप इसके अंदर तो ऐसे निकाल के तो पपाया को इसमें लाके हल्का सा पुश करते हैं, पपाया उसके अंदर आ जाता है और आराम से आप उसकी हार्वेस्टिंग इजीली कर सकते हैं। As per my knowledge, Yeah. papaya minimum at least it will give 30 to 40 kg. Yeah. If you have good management, it will give 80 kg also. Yeah. 30 kg can stand. या आराम से इस मॉडल के अंदर हमने पपाया 96 केजी तक एवरी प्लांट लिया हुआ है, बट ऑन एन एवरेज आप 40 टू 60 केजी एवरी प्लांट आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। सो इस मॉडल के अंदर लगभग 210 के आसपास का सेटिंग होता है 15 बाई 15 पे। सो ओवरऑल आप टोटल 40 टू 50 कुंटल यील्ड इजी वे में निकाल सकते हैं। What about the pest management? या पेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेसिकली क्या होता है, पेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, अगर ओपन फील्ड होती है तो पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता है। सो बेसिकली ये प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का एक विकल्प है। सो हम चारों तरफ से जब ग्रीन नेट का शेडिंग करते हैं, वीडर से शेडिंग करते हैं, तो जो फ्लाई वाले इंसेक्ट होते हैं वो हमारे अनदर फील्ड से इंटर नहीं हो पाते अंदर फील्ड में। और इंसेक्ट हमेशा जहाँ पर बहुत ज़्यादा तो वीड्स होते हैं या बहुत ज़्यादा तो वाटर होता है, वाटर लॉक होता है, वीड्स होते हैं, सो वहाँ पर इंसेक्ट जर्मिनेट ज़्यादा होते हैं या पॉपुलेशन ज़्यादा क्रिएट करते हैं। इस मॉडल के अंदर आपका वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत लेस है, मतलब आप 30% नॉर्मल क्रॉप पैटर्न पे तो वाटर की रिक्वायरमेंट को यूज़ करते हैं, और 30% वाटर में भी तो आप 4 क्रॉप्स उगाते हैं। सो 1 क्रॉप को उगाने के लिए आप 7% ओनली वाटर यूज़ कर रहे हैं। सो पानी तो इतना इसमें होगा कि एक्सेस तो एक ड्रॉप भी एक्सेस नहीं होगा। सो वाटर एक्सेस नहीं है और वीड्स हम आने नहीं दे रहे, क्योंकि मल्चिंग के रूप में तो ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ कर रहे हैं। सो वीड्स नहीं है फील्ड पे और वाटर एक्सेस नहीं है। सो इंसेक्ट हमारी फील्ड के अंदर तो मतलब ग्रो नहीं कर पाते, और बाहर से इंसेक्ट ना आ पाएँ उसके लिए हम प्रोटेक्शन करके रखते हैं। सो लगभग आप ये मान के चले कि 60 टू 70% आप इंसेक्ट इसमें आने ही नहीं देते हैं, और जो 30% का रहता है कि हाँ आ सकते हैं, सो उसके लिए हम बेटर सॉइल के हेल्थ के लिए काम करते हैं, गुड क्वालिटी सीड्स यूज़ करते हैं, टाइमिंग यूज़ करते हैं। तो ये सारा प्रोटोकॉल लगाने से इंसेक्ट काफ़ी हद तक हमारा बच जाता है, क्योंकि क्रॉप हेल्दी होता है, और हेल्दी क्रॉप में तो डिसीज़ एंड इंसेक्ट का अटैक बहुत कम होता है। एंड अगर फिर भी 20 टू 30% आपको लगता है कि इंसेक्ट आएंगे, सो हम सारा अपना नेचुरल तरीके से जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के, लाइक बटर मिल्क हुआ, नीम ऑयल हुआ, करंज ऑयल हुआ, बहुत सारा लीव्स का एक्सट्रैक्ट होता है, वो सारा हम रेडी करके रखते हैं। एंड अगर हमें यूज़ करना होता है, ज़रूरत पड़ती तो हम यूज़ करते हैं। On top we are putting some grass. या So if any need, how can we spray? हाँ, स्प्रे बेसिकली आप नोज़ल से करते हैं। सो आप स्प्रे की वैसे तो आपको लीफी क्रीपर्स जो आप लगाएंगे, मिनिमम आपको रेयर केस में आपको पूरे टाइम में तो एक बार शायद स्प्रे करना पड़े, अदरवाइज़ तो स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर फिर भी स्प्रे की आपको ज़रूरत पड़ती है, सो आप आराम से नोजल को ऊपर करके तो स्प्रे आप आराम से इजी से मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I am talking about the papaya. Papaya it will grow after the shade. या At least I think it will go after. और उसको फिर स्प्रे के लिए तो आपको गन स्प्रे का यूज़ करना पड़ेगा। सो बहुत रेयर केस में ये कंडीशन ऐसी बनती है कि हमको ठीक है वो उसको स्प्रे लगाना है, अदरवाइज़ इस मॉडल के अंदर 60 टू 70% ऑलरेडी हम प्रोटेक्ट करके चलते हैं कि हमारे को डिसीज़ का सामना ही ना करना पड़े। ये बेसिकली ह्यूमन बीइंग जैसा होता है, अगर हम अपना डाइटिंग एंड अपना पूरा जो हेल्थ है वो अगर गुड रखते हैं तो हमको कोई डिसीज़ का हमको लाइफ में तो सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम गुड सॉइल का हेल्थ पर काम करते हैं, गुड सीड्स पर काम करते हैं एंड कम्प्लीटली प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का काम करते हैं, तो फिर डिसीज़ का तो 70 टू 90% तो आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। बट फिर भी अगर रेयर केस में करना पड़े तो आपको गन मशीन का तो यूज़ करना पड़ेगा। आपका तो 12 साल एक्सपीरियंस है ना? या आपका एक्सपीरियंस में कौन सा कीड़ा जी
अटैक किया? देखिए बेसिकली इसमें सकिंग पेस्ट ही अटैक कर पाते हैं, फ्लाई वाले इंसेक्ट इसमें बहुत ही रेयर केस में होता है। सो सबसे ज़्यादा सकिंग पेस्ट का इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। सो सकिंग पेस्ट के लिए हम 7 लीव्स का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम रेडी करके रखते हैं और नीम ऑयल के साथ में तो उसको स्प्रेयर में यूज़ करते हैं। सो एवरी 15 to 20 डेज़ में अगर आप रिपीट स्प्रे देते रहते हैं, सो एक कॉमन प्रोटोकॉल अगर आप बना लेते हैं कि ठीक है कॉमनली अगर हम कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो ठीक है अभी ये स्टेज पे तो इसको ये इंसेक्ट आने वाला है, तो वो टाइम पे तो आप उसके पहले ही अगर आप स्प्रे लगा देते हैं तो आपको फिर इंसेक्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है। सो बेसिकली इसमें सकिंग पेस्ट सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं और सकिंग पेस्ट के लिए हम 7 लीव्स का एक्सट्रैक्ट एंड नीम ऑयल का यूज़ करते हैं। 7 लीव्स बेसिकली पॉइजनस लीव्स होता है, लाइक नीम का पत्ती होता है, नीम का लीव्स होता है, धतूरे का लीव्स होता है, करंज का लीव्स होता है, श्वेतार का मदार का लीव्स होता है, फिर इसके बाद टोबैको का लीव्स होता है, सीताफल का लीव्स होता है। सो ऐसे करके हम 7 टाइप्स का लीव्स जो है ना एक साथ में काऊ यूरिन के साथ में 21 डेज़ तक उसको रखते हैं एंड 21 डेज़ में तो सारा लीव्स का एक्सट्रैक्ट आ जाता है एंड वो एक्सट्रैक्ट ½ लीटर एंड 14.5 लीटर वाटर के साथ में ऐड करके तो स्प्रे में यूज़ करते हैं। That's okay, sir. What about the nutrition? हाँ, न्यूट्रिशन के लिए बेसिकली सबसे पहला तो ये है कि हम एक बेसल डोज दें, बेसिक फर्टिलाइज़र दें सॉइल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे हमारी बॉडी के लिए एक कम्प्लीटली डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, सो हम किसी भी प्लांट्स को या क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसके लिए भी एक हेल्दी डाइट की आवश्यकता है। सो हेल्दी डाइट के लिए हम कम्प्लीटली जो मेजर न्यूट्रेंट होते हैं वो बेसल डोज में देते हैं। सो मेजर न्यूट्रेंट में फॉस्फेट होता है जिसके लिए हम वर्मी फॉस 2 टन पर एकड़ यूज़ करते हैं। फिर पोटेशियम का खाद हम एग्रीकल्चर का वेस्ट से और सॉल्ट से बनाते हैं, वो 500 kg पर एकड़ यूज़ करते हैं। फिर हम यूरिया के लिए तो नाइट्रोजन हमारा जो भी ग्रीन प्लांट्स होता है उसका एक्सट्रैक्ट करके तो 500 लीटर पर एकड़ यूज़ करते हैं। सो ये तो हो गया मेजर न्यूट्रेंट के लिए। एंड कॉमनली अगर हम बात करें तो 10 टन पर एकड़ के हिसाब से तो हम नॉर्मल कंपोस्ट यूज़ करते हैं। सो एनी वेस्ट कंपोस्ट, एनी काउडंग कंपोस्ट, एनी सिटी वेस्ट कंपोस्ट, एनी प्रेस्ड मड बेस्ड कंपोस्ट, सो एनी बेस्ड कंपोस्ट 10 टन पर एकड़। सो ये 4 को मिला के तो एक साथ बेसल डेज के रूप में मेजर न्यूट्रेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर माइक्रो न्यूट्रेंट के लिए तो हम एक रेसिपी बनाते हैं जिसको हम मटका खाद बोलते हैं। सो बेसिकली ये सॉइल जो मिट्टी का जो बर्तन होता है उसके अंदर बनता है और उसमें 20 kg काऊ डंक एंड 20 लीटर काऊ यूरिन, 2 kg जैगरी पाउडर, 2 kg ब्लैक ग्राम पाउडर और 2 kg मस्टर्ड केक को मिक्स करके तो 5 डेज़ तक स्टे करते हैं एंड थोड़ा पानी ऐड करके उसको 15 to 20 डेज़ में रिपीट करते हैं। सो ये बेसिकली माइक्रो न्यूट्रेंट का एक कम्प्लीटली डोज होता है। सो मेजर न्यूट्रेंट, 3 टाइप्स ऑफ मेजर न्यूट्रेंट, पोटेशियम, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन। एंड माइक्रो न्यूट्रेंट तो बहुत सारे 22 टाइप्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रेंट एंड मेजर 5 to 7 टाइप्स ऑफ एंजाइम एसिड्स। सो कंप्लीट ये 4 टाइप्स ऑफ मैन्योर यूज़ करने से कंप्लीट डाइट सॉइल का कंप्लीट होता है एंड एक हेल्दी क्रॉप्स हमारे को मिलता है फिर। Okay, sir. Micronutrients is okay. What about the major nutrients? First, you explain about the नाइट्रोजन, हाउ the farmer has to prepare. या नाइट्रोजन बेसिकली क्या होता है, जितना भी हमारा ग्रीन लीव्स होता है सो सारा ग्रीन लीव्स में नाइट्रोजन रिच फॉर्म में होता है। सो अगर हम कोई भी क्रॉप्स का वेस्ट को एक सही वक्त पर राइट टाइम अगर उसका हम नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सो वो लाइव हमें नेचुरली नाइट्रोजन यूरिया का रिप्लेसमेंट भी और रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। सो इसके लिए जो भी आपका क्रॉप्स होता है जब आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं एंड क्रॉप को अपने खेत पर ही ड्राई होने देते हैं, सो ड्राई ना होने दें, सारा क्रॉप का वेस्ट ग्रीन स्टेज में ही तो आप उसको कलेक्ट कीजिए और उसका छोटा छोटा पैलेट बना के तो वाटर के साथ में ऐड कर दीजिए और उसको 1 मंथ तक तो उसको एयर टाइट पैक करके रख दीजिए। उसमें लिक्विड नाइट्रोजन जो भी होगा वो प्लांट्स की जो लीव्स में नाइट्रोजन हो रहा वो सारा नाइट्रोजन तो डिस्पोज हो जाएगा एंड लिक्विड फॉर्म में वो नाइट्रोजन आप कलेक्ट कर सकते हैं एंड फिर उसको फॉलियर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं एंड वाटर के साथ में, चूँकि वो वाटर सॉल्युबल होता है तो वो बाया स्प्रिंकलर बाया ड्रिप इरिगेशन आप यूज़ कर सकते हैं।
व्हाट अबाउट द फास्फोरस? फॉस्फोरस के लिए बेसिकली एवरी प्लांट, जितना भी हमारा प्लांट्स होता है एंड प्लांट्स का जो भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो प्लांट्स का बॉडी स्ट्रक्चर कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है। सो लाइक अगर हमारा हड्डी जो है, हमारी बोन्स जो है वो फॉस्फेट और कैल्शियम से मिलके बनी हुई है। सो अगर बोन्स का हम पाउडर यूज़ करते हैं सो डायरेक्टली हम फॉस्फेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बोन्स का यूज़ करते हैं तो वो भी फॉस्फेट का एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट होता है। सो अगर आपके पास फॉस्फोरस का स्टेम किसी भी प्लांट का स्टेम मिल जाए एंड उसका जो पाउडर होता है बेसिकली जो वुड का जो यूज़ वो करते हैं तो वो डस्ट निकलता है। वो डस्ट को हम 30% एंड काउडंक 70% को मिक्स करके 3 मंथ तक कंपोस्ट होने देंगे एंड आफ्टर कंपोस्टिंग आप उसे रिप्लेसमेंट ऑफ फॉस्फोरस यूज़ कर सकते हैं। व्हाट अबाउट कैन दे गो फॉर रॉक फॉस्फेट? या रॉक फॉस्फेट एंड सेकंड मेथड। सो फर्स्ट इज़ ये एंड सेकंड में रॉक फॉस्फेट एक मिनरल्स होता है एंड ये माइनिंग होता है, जैसे डोलोमाइट का माइनिंग होता है, आपका कैल्शियम का माइनिंग होता है, कोबाल्ट का माइनिंग होता है एंड अदर मिनरल्स का माइनिंग होता है। सो रॉक फॉस्फेट मिनरल्स का भी माइनिंग होता है और हमारी कंट्री में 3 माइंस है, एक उदयपुर में है, एक हीरापुर में है और एक दिनाजपुर वेस्ट बंगाल में। सो ये पत्थर फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में निकलता है एंड इसको हम ग्राइंड करके पाउडर कर लेते हैं एंड पाउडर करके तो हम अपनी फार्मिंग में यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये अनडिस्पोजेबल फॉर्म में होता है, अनसॉल्वेबल फॉर्म में होता है। इस रॉक फॉस्फेट को सॉल्वेबल फॉर्म में मिलाने के लिए हम काउडंग के साथ में इसको 70 to 90 डेज तक स्टे करके रखते हैं। सो 75% काउडंग लेते हैं, 25% हम रॉक फॉस्फेट पाउडर लेते हैं और उसमें फिर 1 मंथ के बाद तो अर्थबम छोड़ते हैं। सो बेसिकली अर्थबम क्या करता है, अर्थबम ये बहुत ही गुड फ्रेंड है हमारे फार्मर्स का। सो बेसिकली ये अर्थबम जो है ना काउडंग एंड रॉक फॉस्फेट को अपनी बॉडी से पास आउट करता है और अर्थबम जो है ना अपनी बॉडी से बाय नेचर एंजाइम और एसिड्स सिक्रेशन करता है। सो ये एंजाइम और एसिड्स उसकी वीट के साथ में निकल के आते हैं। सो वो पूरे फॉस्फेट को सॉल्युबल फॉर्म में बना देते हैं एंड उसको हम 2 टन पर एकड़ यूज़ करते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी का एक सॉलिड फार्मूला होता है। व्हाट अबाउट पोटाश? पोटेशियम के लिए बेसिकली कुदरत ने हमको पोटेशियम भी बहुत सारा दे रखा है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, लगभग 14 to 60 प्लांट के आसपास हैं हमारे नेचर में जिनके पास तो रिच पोटेशियम होता है। लाइक बेल होता है उसमें रिच पोटेशियम होता है, आपका बनाना होता है उसमें रिच पोटेशियम होता है। सो बहुत सारा क्रॉप होता है जिनमें रिच पोटेशियम होता है। पार्थेनियम एक ग्रास होता है जो फार्मर्स के लिए एक वीड्स के रूप में होता है बट उसके पास पोटेशियम बहुत होता है। सो एनी पोटेशियम रिच लीव्स को हम क्रैश करते हैं, टुकड़ा करते हैं और जो हमारा साल्ट होता है बेसिकली क्रिस्टल साल्ट उसके लिए यूज़ करते हैं। सो पर 100 kg 1 kg साल्ट हम यूज़ करते हैं। तो साल्ट को पानी में डिज़ोल्व करके जो भी हमारी ग्रास का तो टुकड़ा है उसके ऊपर तो स्प्रे करके उसको यू शेप का हिप बना के 4 फीट विड्थ एंड 2 फीट हाइट एंड 10 to 15 फीट लेंथ का हम यू शेप का टर्नल बेड बना देते हैं शेडो में और फिर इसके ऊपर तो कंप्लीटली जूट का बोरा ढक के उसको 20 डेज़ में रिपीट थोड़ा सा क्रैश करते हैं और यूरिन का 20 लीटर का स्प्रे मारते हैं। सो 3 टाइम यूरिन का स्प्रे मारेंगे, 3 टाइम उसको पल्टी करेंगे एंड 70 to 90 डेज़ में ये कम्प्लीटली मैन्योर रेडी हो जाएगा। सो दिस इज़ द पोटास एंड इसको आप 500 kg पर एकड़ यूज़ करेंगे तो आपको बाहर से केमिकल म्यूरेट ऑफ पोटास का एक दाना भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। These are you have to use regularly once you have to. ओनली बेसिकली बेसल डोज जो है ना, चाहे तो पोटास हुआ, नत्रजन हुआ या तो फिर आपका ये फॉस्फेट हुआ, ये सभी के लिए तो बेसल डोज के रूप में 1 टाइम आपको यूज़ करना होता है। सो बिफोर कल्टीवेशन, जस्ट कल्टीवेशन के पहले हम उसको बेसल डोज के रूप में एक बार लाइफ टाइम देते हैं। क्रॉप का जो भी लाइफ होता है 4 मंथ या 6 मंथ या 1 ईयर, सो एक बार देते हैं एंड फिर रेगुलरली माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो मटका खाद होता है वो हम कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं। You are talking about the cow dung and cow urine. Which cow is suitable? तो इंडिजीनियस काऊ का ही काऊ डंक एंड यूरिन आपको लेना चाहिए और इसका मैं साइंटिफिक कारण आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये जो कुदरत है, हमारा जो पूरा नेचर है, ये पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से भरा पड़ा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके पास तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हर एक के पास अपना एक गुण है। आप जितने भी प्रकार के इंसेक्ट हैं हमारे नेचर में, आप सांप को देखिए, छिपकली को देखिए, मच्छर को देखिए, तितली को देखिए, हनी बी को देखिए,
सारे इंसेक्ट के पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक उसी तरह से हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय है, हमारे देश की जो काऊ है, उसके पास भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। एंड उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कारण ही उसके अंदर वो गुण आते हैं जो गुण हमारी मिट्टी को ऊर्जा देने के लिए चाहिए, जो गुण हमारे को ऊर्जा के लिए चाहिए। सो बेसिकली उसमें साइंटिफिकली सूर्य केतु नाड़ी नाम का एक नाड़ी होता है। ये नाड़ी जो है जैसे हमारी बॉडी में 3 तरह की सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं जो दिखती नहीं हैं पर ये सूक्ष्म शरीर में होती हैं। ठीक इसी तरह से सूर्य केतु नाड़ी जो ऊपर वाले ने है हमारी भारतीय गाय के बॉडी के अंदर दिया हुआ है, ये सूर्य केतु नाड़ी क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके सूरज के करंट को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करती है और ये करंट को फिर यूरिन में, मिल्क में एंड काऊ डंक में तो वापस से डिस्पोज करती है। सो हमारा जो काऊ डंक होता है उसमें बेसिकली सनलाइट का एटॉमिक एनर्जी होता है। इसलिए हमें भारतीय नस्ल की देसी गाय का ही गोबर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये और किसी भी काऊ में ये स्पेशलिटी नहीं है। जैसे स्नैक्स के पास तो पॉइजन बनाने का स्पेशलिटी है, हम उसको मिल्क भी अगर पिलाते हैं तो भी वो पॉइजन बनाता है। हनी बी के पास तो शहद निकालने का, हनी निकालने का क्वालिटी है। ठीक इसी तरह से हमारी इंडिजिनियस काऊ के पास सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का क्वालिटी है और ये कुदरत ने केवल भारतीय नस्ल की गाय को ही दिया हुआ है। सो हम उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके कारण उसका काऊ डंक, यूरिन और मिल्क हमेशा अपने लिए यूज करने को बोलते हैं। So we have to use indigenous cow dung and urine only. Yeah, yeah. Should not go for No, HFR, we should not go for buffalo. No, no. That is clear, sir. Only. Okay, we are Yeah. closing everything top also. या What about the pollination? पॉलिनेशन बेसिकली क्या होता है, अगर हम पूरा एयर को ब्रेक करते हैं, देखिए पॉलिनेशन 2 तरीके से होता है, एक एयर के माध्यम से होता है, एक तो इंसेक्ट के माध्यम से होता है। सो इंसेक्ट आपके फील्ड में तभी आ पाएंगे जब आपका वेंटिलेशन होगा, मतलब आप उनको आने के लिए रास्ता देंगे। अगर हम अदर मेथड में जाते हैं, जैसे हमने इसको बोला प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का ये विकल्प है। सो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के लिए जो वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी है पॉली हाउस लाइक नेट हाउस फार्मिंग, सो उसमें क्या होता है कि हम पूरा पैक कर देते हैं और पैक करने से ना तो इंसेक्ट आते हैं और ना तो एयर आती है। सो हम फिर आर्टिफिशियल तरीके से तो फैन लगाते हैं या तो उनको थोड़ा सा वाइब्रेशंस करके तो पॉलिनेशन करते हैं, बट इसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम नेचर से हटे नहीं है, नेचर के बुरे असर को हमने कम किया इस मॉडल के अंदर। सो बेसिकली जब हम ग्रास डालते हैं सो इसमें 50% इस तरह का तो क्लियरेंस होता है। सो इंसेक्ट आराम से तो प्रॉपर आना जाना कर सकते हैं एंड बल्कि इसके अंदर तो उनको और मज़ा आता है क्योंकि 50% शेडो मिलता है, तो बाहर तो उनको पूरा धूप में घूमना पड़ता है, बट इसके अंदर आने में तो उनको बहुत मज़ा आता है। सो इसके अंदर और अच्छे से पॉलिनेशन हो पाता है एंड वेंटिलेशन प्रॉपर हो पाता है, एयर बिल्कुल भी रुकती नहीं है, प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर एयर, प्रॉपर इंसेक्ट का आना जाना इसमें प्रॉपर बना रहता है। सो पॉलिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बहुत अच्छे से पॉलिनेशन होता है। So there won't be no major problem for No, pollination. no, Because no these problem. paper vegetables you take thorai and No, these, no. these needed cross pollination. या बट male and female is different. या वो होता है मेल एंड फीमेल। आप ठीक है, नेचर में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल डिफरेंट होता है, जैसे लाइक पपाया मेल एंड फीमेल अलग अलग होता है, बट एक ही फील्ड पे दोनों के होने से अगर एयर होता है और एंड आपका अच्छा बायोडाइवर्सिटी होता है, और बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं लाइक तितली, मक्खी, पंखी, भौरे, है ना, मधुमक्खी, ये सब जो है ना पॉलिनेशन का हिस्सा होते हैं। सो अगर मेल फीमेल अलग भी है सो ये मैटर नहीं करेगा कि मल्टी लेयर के अंदर है तो इसमें नहीं आएगा, इसमें बढ़िया और अच्छे से तो पॉलिनेशन होके तो प्रोडक्टिविटी आता है। So how about the irrigation? How we have to do irrigation? या इरिगेशन के लिए फार्मर्स को मैं बताना चाहता हूँ, इस मॉडल के अंदर आप फ्लड इरिगेशन तो नहीं कर सकते हैं। जो नॉर्मल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, सो फ्लड इरिगेशन में बेसिकली पानी हम ज़्यादा मिट्टी को देते हैं और जहाँ पर हम ज़्यादा पानी देंगे वहाँ पर इंसेक्ट जो है ना आना चालू हो जाएंगे। सो बेसिकली एक मैनेजमेंट के तहत भी और क्रॉपिंग पैटर्न के तहत भी फ्लड इरिगेशन नॉट अलाउड, ओनली इसमें आप ड्रिप इरिगेशन एंड माइक्रो इरिगेशन में जा सकते हैं। सो टपक सिंचाई का यूज़ कर सकते हैं एंड मिनी स्प्रिंकलर का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर हमारे पास बजट नहीं है कि हम इतना एफर्ट्स नहीं कर सकते एक छोटे फार्मर्स के लिए, सो हम मैनुअली जो गार्डनिंग पाइप से हम पानी देते हैं, रोल वाले पाइप से, उसका हम थोड़ा सा तो उंगली लगा के पानी को स्प्रेड करके दे सकते हैं। सो दिस इज़ चीपर एरीगेशन एंड कंफर्ट एरीगेशन। सो बेसिकली क्रॉप के लिए भी वो सूट करता है और आपके लिए भी चीपर होता है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में तो वो हो जाता है।
है। और अगर हम थोड़ा बजट खर्चा कर सकते हैं तो मिनी स्प्रिंकलर इज़ गुड इरिगेशन सिस्टम इस मॉडल के अंदर। Now we have taken 5x6 here. या Is there any special direction in north or south or any? Yeah. It is the farmer choice. या नो, इसमें बेसिकली पूरा ये साइंटिफिक होता है। आपको हमेशा डायरेक्शन जो अपना पाथ है या बेड का डायरेक्शन है वो आपको स्लोप के डायरेक्शन में रखना होता है। क्यों? क्योंकि जब रेन होती है तो अगर हम स्लोप के डायरेक्शन में पानी नहीं जाने देंगे तो पानी होल्ड होगा, और पानी होल्डिंग के वजह से तो क्रॉप का यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, और रूट का जोन जो है ना, पूरी सॉइल के अंदर रूट जोन है, कहीं तो लीफी का है, कहीं तो क्रीपर्स का है, कहीं पे तो रूट क्रॉप का है, तो कहीं पर फ्रूट क्रॉप का है। सो सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा रूट का डेंसिटी है, और पानी लॉक होने से तो ये पानी को होल्ड करेंगे एंड क्रॉप का सारा रूट डैमेज हो जाएगा। सो हमारा तो बारिश के टाइम पे तो कोई फ्रूटिंग हमको नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, स्लोप के डायरेक्शन में ही रिज बेड बनाते हैं। तो कॉमनली आप अगर मल्टी लेयर फार्मिंग कहीं पर भी कर रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने में, तो आप स्लोप के डायरेक्शन में ही रिज बेड बनाएं, स्लोप के डायरेक्शन में ही उसका पाथ रखें। आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये सब मैथ कैलकुलेट कीजिए। अगर आपका जीरो लेवल है, फॉर एग्जांपल कहीं कहीं का सॉइल ऐसा होता है, जैसे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा लेवल का सॉइल होता है, ज़ीरो लेवल होता है, कहीं पे भी तो स्लोप नहीं होता, तो उस कंडीशन में आप फिर पूरब से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट का डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका स्लोप नॉर्थ ईस्ट है तो फिर आपको नॉर्थ ईस्ट ही बेड बनाना पड़ेगा, फिर ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन को आपको कोई नहीं लेना देना। बेड का साइज क्या साइज? या बेड का साइज बेसिकली हम इसमें 3.5 फीट रखते हैं। सो जो ये डिस्टेंस है बेड टू बेड का डिस्टेंस हमने 5 फीट रखा है। सो 5 फीट में हम 1.5 फीट मिड ऑफ द बैम्बू पाथ निकालते हैं, चलने का रास्ता निकालते हैं। फिर हाफ जो हमारा बेड है वो बैम्बू के लेफ्ट में आ जाता है, हाफ बेड बैम्बू के राइट में आ जाता है। सो टोटल डिस्टेंस बैम्बू बेड के मिड में आ जाता है, और 3.5 फीट का तो हमारा रिज बेड बन जाता है। और इस बेड पैटर्न पे हम मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। सो इस बेड में इजी टू वे में काम कर पाते हैं हम जब हाफ 1.5 फीट के डिस्टेंस पर यहाँ पर खड़े होते हैं। सो बेड का आधा पोर्शन तक, हाफ एरिया तक हम लेफ्ट से कवर कर पाते और हाफ एरिया तो राइट से कवर कर पाते। सो दिस इज़ साइज 3.5 फीट। So this is 5x6. So Yeah. between 5 only we are making furrow. आपको रो केवल 5 वाली डायरेक्शन में बनानी होगी। अगर हम 6 वाली डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप जो नीचे ज़मीन में आपको अपना चलने के लिए पाथ छोड़ रहे हैं वो 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि अगर ज़्यादा छोड़ेंगे तो फिर इस मॉडल का कोई मतलब नहीं है। फिर तो आप बाहर ही फार्मिंग कर रहे थे, इतना स्ट्रक्चर बना के, इतना सारा ये करके तो आप ज़्यादा स्पेस छोड़ेंगे, मतलब आप क्रॉप को ग्रो करने के लिए कम स्पेस दे रहे हैं। सो 1.5 फीट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो अगर हम 1.5 फीट छोड़ते हैं तो ये बेड का साइज 6 होने पे तो 4.5 फीट का हो जाएगा, 4.5 फीट का हो जाएगा। और 4.5 फीट के बेड पे तो हमारा हाथ का अप्रोच जो है, हैंड अप्रोच नहीं होएगा। सो बेसिकली हम क्रॉप को डैमेज करेंगे एंड फिर प्रॉपरली हम वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज डिस्टेंस इज साइंटिफिकली 5 फीट इज़ गुड, एंड ये डिस्टेंस इज साइंटिफिकली 6 फीट इज़ गुड। अगर हम ये 5 फीट कर देते हैं तो नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा आ जाएंगे, और अगर हम ये बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ पोल कम आएंगे लेकिन नंबर ऑफ क्रीपर्स कम हो जाएंगे। सो बेसिकली वो पूरा वर्कआउट करके ही तो 5 to 6 का एक पैरामीटर फिक्स किया है। So what is the need of intercultivation? इंटर कल्टिवेशन की इसमें नीड बेसिकली अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और अगर आप सीज़न पे काम नहीं करते, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मई या जून के महीने की बात करें, सो दिस इस मंथ में क्या हो रहा है ना कि हम 3 क्रॉप का सेटिंग ओनली ले पा रहे हैं। सो 3 क्रॉप के सेटिंग में बट हमको चाहिए रेंज चाहिए, बहुत सारा वेजिटेबल चाहिए। सो उस केस में हम क्या करेंगे कि 3 क्रॉप का सेटिंग एक बेड पर कर देंगे एंड 3 क्रॉप का सेटिंग सेकंड बेड पे कर देंगे, 3 क्रॉप का सेटिंग थर्ड बेड पे कर देंगे। सो ये इंटर कल्टिवेशन हो जाएगा। सो बेसिकली ये 3 क्रॉप का सेटिंग अपने आप में मल्टी लेयर है, ये 3 क्रॉप का सेटिंग अपने आप में मल्टी लेयर है, लेकिन इन दोनों को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो ये इंटर कल्चर हो गया, आपस में इंटर क्रॉपिंग हो गई। सो ये सिंगल क्रॉपिंग में भी इंटर कल्चर हम बाहर ओपन फील्ड में करते हैं, हम इसके अंदर 3 क्रॉप के साथ में तो इंटर कल्चर मॉडल के अंदर कर सकते हैं। सो नीड के हिसाब से अगर आपको ज़रूरत है कि हम मंथ ऑफ मई जून जुलाई में हैं और हमको ज़्यादा रेंज चाहिए वेजिटेबल की, तो आप इंटर क्रॉपिंग कल्चर पे जा सकते हो। फिर ये मॉडल कैसा फार्मर्स को सूटेबल होता है? देखिए
ये मॉडल सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहता हूँ मार्जिनल फार्मर के लिए सबसे ज़्यादा सूट करता है। आज हमारे कंट्री में लगभग 70 to 90% मार्जिनल फार्मर हैं जिनका लैंड होल्डिंग 1 to 5 एकड़ के आसपास का है। सो इस रेंज के फार्मर्स के लिए ये मॉडल बहुत ही सूटेबल होता है। हमने बहुत ज़्यादा अर्बन एरिया में और ग्राउंड लेवल पे विलेजेस में जाके देखा है, छोटा छोटा फार्मर बचा हुआ है एंड हाफ एकड़ ज़मीन है एंड हाफ एकड़ से भी बहुत कम ज़मीन का रकबा है। 1 एकड़ का ज़मीन का रकबा है, 5 लोगों का फैमिली है। सो 5 पर्सन का फैमिली 1 एकड़ ज़मीन में तो पूरा इकोनॉमिक्स नहीं तैयार कर पाते हैं, क्योंकि हम रूटीन क्रॉप पे जाते हैं तो उनको 20 to 30,000 का प्रॉफिट मिलता है। सो अगर हम 2 सीज़न भी क्रॉप ले पाते हैं तो 1 लाख से भी हमारा कम रेवेन्यू तैयार हो रहा, और 1 लाख से कम रेवेन्यू में हम 5% का कैसे एक अच्छा लिविंग कर सकते हैं, इम्पॉसिबल। सो और वो भी साल भर में, मंथ का नहीं है, पूरा साल का है। और ये बजट भी पूरा क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है। अगर क्लाइमेट ने अपना असर दिखाया बुरा तो ये बजट पूरे से लॉस में भी जा सकता है एंड जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी जा सकता है। तो बहुत मुश्किल है कि हम छोटे फार्मर को कैसे सर्वाइवल दे सकें, कैसे हम उनको स्टैंड कर सकें। तो हमें कोई तो भी ऐसी एक टेक्नोलॉजी चाहिए जो एक इकोनॉमिकल वायबल भी हो, बायोडिस्पोजेबल भी हो, इन्वायरमेंट को भी इशू ना पहुंचाए एंड सस्टेन भी हो, जिसे फार्मर खुद से कर सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये मॉडल सबसे ज़्यादा छोटे फार्मर के लिए एक औषधि का काम करता है, उसे माइग्रेट होने से बचा लेता है, उसको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बनाने से तो ये करता है। तो छोटे फार्मर्स के लिए ये मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। और बड़े फार्मर भी कर सकते हैं अगर वो अपना इकोनॉमिक्स बिठाना चाहते हैं और अपना ठीक है स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट बना के काम कर सकते हैं। तो 5, 7, 10 एकड़ में भी इस काम को किया जा सकता है। आप 12 साल से काम कर रहे हैं ना जी। थ्रू आउट इंडिया हाउ मेनी मॉडल्स हैं? लगभग देखिए अगर हम इस तरह से जो अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं इस फाउंडेशन के अंदर और यह मॉडल यहाँ पर बनाया, ऐसे 1000 मॉडल हमने पूरे कंट्री में तो अलग अलग एरिया में जाके खुद से भी बनाए हुए हैं। और जो हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है लोगों को, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमने 80,000 प्लस फार्मर्स को अलग अलग अपने सागर के फार्म से दिया और अलग अलग जगहों पर इस तरह से भी जाके हम प्रैक्टिकल नॉलेज डिलीवर करते हैं लोगों को। तो लगभग 10,000 प्लस फार्मर्स ऑलरेडी इस मॉडल के साथ जुड़ सके हैं और छोटे छोटे लेवल पे तो लोगों ने प्रैक्टिसेस करना चालू कर दिया और बहुत अच्छे सक्सेसफुली, अगर हम फार्मर कहें तो 2000 फार्मर प्लस हमारी पूरे ऑल ओवर कंट्रीज़ में तो सक्सेसफुली इस मॉडल के साथ में काम कर रहे हैं। Anyone is there in Telangana and Andhra? या तेलंगाना आंध्रा में भी हैं, काफ़ी मॉडल्स हैं। आपके वरंगल में है, हैदराबाद में है, काफ़ी सिटीज़ में है। हाँ, सेम मॉडल और काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से लोग कर रहे हैं। सो इसमें थोड़ा ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस है। सो वन टाइम में सक्सेस मिलना थोड़ा रेयर होता है एंड एक बार तो इसमें प्रैक्टिस करने से तो ये फिर 1-2 साल के बाद में तो आपको रूटीन पे आ जाता है। सो मेरा एडवाइस ये है किसी भी फार्मर्स के लिए, मार्जिनल या तो लार्ज फार्मर के लिए, कि वो छोटे से एरिया से इस प्रैक्टिसेस को शुरू करें। वो 2000-5000 स्क्वायर फीट से इस मॉडल का स्टार्टिंग करे एंड फिर इसके बाद जब उसको अच्छा एक अनुभव आ जाए, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट आ जाए, तो फिर जाके वो मल्टीप्लाई कर सकता है। सो छोटे से एरिया से हम इसे शुरू करके और बड़ा बना सकते हैं और क्वालिटी ऑफ फूड, एक हेल्दी फूड जो है ना, हम खुद भी और सोसाइटी को डिलीवर कर सकते हैं। Okay, today May 8th, 2022. Today already we are making structure and everything. This result when we are going to get? या ये अगर अभी ये मॉडल अभी हमने लगाया 22 में, तो समथिंग ये आपको 25 डेज़ के बाद में रिजल्ट देना चालू कर देगा। सो आफ्टर 25 डेज़ आपका लीफी क्रॉप्स निकलने लगेगा, आफ्टर 45 डेज़ आपका क्रीपर्स निकलने लगेगा, आफ्टर 6 मंथ आपका पपाया निकलने लगेगा, आफ्टर 9 मंथ आपका रूट क्रॉप आ जाएगा। सो एवरी मंथ एवरी टाइम आपका इनकम का इसमें फ्लो बना रहता है। सो मैंने देखा है कि एक छोटा फार्मर जो साल में 2 बार इनकम पर डिपेंड होता है, वो इस मॉडल के साथ में तो हरदम कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करता है। तो एक कैश का फ्लो भी बना रहता है, एक इनकम का फ्लो बना रहता है। तो फार्मर को ये इकोनॉमिकल बहुत ही वायबल मॉडल है। ఓకే, ఈ ఆకాష్ అవరాష గారితో ఈ మోడల్ మనం స్టార్ట్ చేసాము. ఇది May 8th, 2022 అరౌండ్ అట్లీస్ట్ జూన్లో మనం ఈ రిజల్ట్ చూడబోతున్నాము. రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మరలా మనం ఒక వీడియో చేసి చూపిద్దాము. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఇతరులకు షేర్ చేయండి. వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. మరిన్ని వ్యవసాయ వీడియోల కోసం రైతు నేస్తం యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కి నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా తాజా వీడియోల సమాచారం పొందండి.